नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी दफा लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दफा यह मौका कुछ नया रंग, नया कलेवर पाए हुए है। 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के आयोजनों में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के हवाले शहीदों की याद है। 70 साल की आज़ादी जरा याद करो कुर्बानी के कार्यक्रमों में राष्ट्रवाद को उकेरा जा रहा है। शहीदों को याद करते हुए तिरंगे की शान में 70 साल की आज़ादी पर नरेंद्र मोदी अपने भाषण में फोकस बना सकते हैं। यूं भाषण का तीसरा मौका सरकार की उपलब्धियों के खुलासे का भी है। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने लाल किले के मौके पर जनता के आगे रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबी मौके पर जनता से भावनात्मक लगाव बनवाना है। यह 15 अगस्त यदि शहीदों की कुर्बानी को याद करने की थीम पर ढला है तो इस संबोधन में नई बातें मिलेगी। सवाल है कि भारत राष्ट्र राज्य के हम नागरिक इस 15 अगस्त पर अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। आम नागरिक के लिए आज़ादी की याद का यह पर्व क्या अर्थ लिए हुए है। नागरिक के दिल दिमाग में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की छटा कैसी है और रोजमर्रा के जीवन की हकीकत में वह कितना फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो किया है उससे जनता ने अपनी कैसी भागीदारी महसूस की या उसे क्या प्राप्त हुआ। संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निज व्यवहार, निज मेहनत और धुन में कमी नहीं रखी। उन्होंने जो सोचा हुआ है उसी अनुसार वे चले। इसलिए 15 अगस्त के दिन लाल किले पर उनके भाषण का अहम पहलू यह होगा कि वे जो बोल रहे हैं उसमें जन विश्वास सदा होगा या नहीं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपने तीसरे भाषण में गौरक्षक की बात करेंगे। हालांकि उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में 2 बार गौरक्षकों के बारे में बात की है। उन्होंने गाय की रक्षा के नाम पर होने वाले गोरख धंधे पर सख्त रुख दिखाया है, लेकिन इससे भाजपा और संघ से जुड़े कई संगठन और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग नाराज हुए हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बारे में और स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने आखिरी प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में लोगों से सुझाव मांगे थे कि उन्हें लाल किले से क्या बोलना चाहिए। इस पर लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे हैं। बताया जा रहा है कि इन सुझावों में गौरक्षा को लेकर कई तरह की बातें शामिल हैं। ढेर सारे लोगों ने इस बारे में अपनी राय भेजी है। जानकार सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर लोगों की राय बटी हुई है। अगर कुछ लोगों ने गौरक्षा के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी के विरोध में बोलने को कहा है, तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गायों को बचाने और उनकी रक्षा के लिए उपाय करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री को तो गायों के लिए अलग अस्पताल, एम्बुलेंस, इमरजेंसी सेवा आदि की व्यवस्था करने का भी सुझाव मिला है। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को धार्मिक कट्टरता पर बोलने को कहा है। बताया जा रहा है कि इन सब बातों को मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी सहिष्णुता, उदारता और गौरक्षा पर लोगों के सामने मन की बात रखेंगे। बिहार के दलित छात्र आंदोलित हैं। उच्च शिक्षा खास करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद करने के खिलाफ वे सड़क पर उतरे थे, जहां उनके ऊपर लाठियां चली। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अठावले इस बारे में राय ले रहे हैं कि जिन छात्रों की स्कॉलरशिप बंद हुई है उन्हें क्या भारत सरकार आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दे सकती है। अगर इस पर सकारात्मक राय मिलती है तो बहुत जल्दी होने वाली अपनी बिहार यात्रा में अठावले इसका ऐलान कर देंगे। असल में बिहार के दलित छात्रों की स्कॉलरशिप की भी एक कहानी है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले बिहार में तैनात दक्षिण भारत के कुछ अधिकारियों ने वहां के बंद हो रहे इंजीनियरिंग कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए दलित छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने की योजना बनवाई थी। इसमें अधिकारियों का भी फायदा था। सूत्रों के मुताबिक कुछ साल बाद कॉलेजों ने अधिकारियों की अनदेखी शुरू कर दी तो उन्होंने मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा समझाकर इसे बंद करा दिया है। जिन छात्रों का दाखिला 2012-13 के सत्र से पहले हुआ था उनका तो कोर्स पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद दाखिला लेने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बंद होने के बाद उनका कोर्स अधूरा रह गया है। वहीं छात्र बिहार में आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनके गरीब अभिभावक फीस भरने की स्थिति में नहीं है। बताया जा रहा है कि अठावले अपनी बिहार यात्रा में यह मुद्दा उठाएंगे और छात्रों को भरोसा देंगे कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी फीस भारत सरकार भरेगी।
संसद के आज खत्म हुए सत्र में विपक्ष की परेशानी खुलकर सामने आ गई। पिछले 2-3 सत्रों से विपक्ष इसे महसूस कर रहा था, लेकिन किसी ने खुलकर अपनी नाराजगी नहीं जाहिर की थी। लेकिन इस बार मुलायम सिंह ने इसे जाहिर कर दिया। असल में लोकसभा में सरकार के पास बहुत भारी बहुमत है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ 45 सांसद हैं। इसलिए सरकार की रणनीति विपक्ष के विरोध की अनदेखी करने की रही है। वैसे भी विपक्षी पार्टियों के बीच ऐसी एकता नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार को घेरें। इसलिए कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों के विरोध की अनदेखी करके सरकार ने सदन चलाने का फैसला किया था। तभी स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कई मसलों पर विपक्ष की ओर से हो रही नारेबाजी और सांसदों के आसन के सामने बैठे रहने के बावजूद सदन की कार्यवाही चलाई। पिछले 1 साल में लोकसभा की कार्यवाही एक आध मौकों पर ही स्थगित हुई। पिछले हफ्ते वाईएसआर कांग्रेस के सांसद आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे, लेकिन उसके बीच ही सदन का कामकाज चलता रहा। तभी मुलायम सिंह भड़के और उन्होंने सीधे महाजन को निशाना बनाकर कहा कि बड़े बड़े स्पीकर देखे हैं, ऐसे सदन नहीं चलता है। इससे पहले मामूली हंगामे पर सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती थी। महाजन ने इस संस्कृति को बदला है। लोकसभा लगातार चल रही है और इससे कांग्रेस व दूसरी कई विपक्षी पार्टियां नाराज है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कश्मीर के मौजूदा हालात और उन्हें सामान्य करने पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने कश्मीर में स्थिति सामान्य बनाने के लिए विश्वास बहाली के कदम उठाने की मांग की और साथ ही पैलेट गन के इस्तेमाल को बंद करने की भी मांग भी उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर का ही भाग है। मोदी ने कहा कि सरकार को विदेशों में रह रहे पीओके के निर्वासित लोगों से संपर्क करना चाहिए और उनसे बात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 4 हिस्से हैं, कश्मीर, लद्दाख। लोकसभा में आज कश्मीर की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें वहां 1 महीने से ज्यादा समय से जारी कर्फ्यू, हिंसा और लोगों के मारे जाने पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए ये फैसला किया गया कि भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में इस संकल्प को पढ़ा, जिसमें कहा गया कि ये सदन कश्मीर घाटी में अशांति, हिंसा और कर्फ्यू पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। लोकसभा ने बिगड़ती स्थिति के कारण लोगों की मौत और गंभीर रूप से घायल होने पर गहरा दुख और चिंता जताया। इससे पहले इस विषय पर राज्यसभा में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। बंगाल की खाड़ी में पिछले महीने 22 जुलाई को लापता हुए भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान के संबंध में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष रामराव भामरे ने लोकसभा में कहा कि घटना के इतने समय बाद विमान पर सवार लोगों में से किसी के जिंदा बचे होने की संभावना बेहद कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि विमान को खोजने के प्रयासों को बंद नहीं किया जाएगा। भामरे ने लापता AN-32 विमान के संबंध में किए गए सवालों के जवाब में लोकसभा में कहा कि ये विमान 22 जुलाई को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर लौट रहा था, जो सप्ताह में 3 बार कुरियर लेकर जाता था। तमिलनाडु के तांबरम से अंडमान के लिए सुबह 8:30 बजे उड़ान भरने के घंटे भर के भीतर ही रडार से गायब हो गया। उन्होंने कहा कि घटना की पृष्ठभूमि और खोजबीन अभियान की पूरी जानकारी देने के बाद अभी तक लापता विमान के संबंध में कोई ठोस संकेत नहीं मिला है। गौरतलब है कि लापता विमान AN-32 में कुल 29 सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच की खटास एक बार फिर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने सड़क हादसों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर जवाबी हलफनामा न दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस TS ठाकुर ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि हम काम नहीं करते, लेकिन आप खुद क्या कर रही हैं। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि 2013 की याचिका पर 3 साल बाद भी जवाबी हलफनामा आपने नहीं दाखिल किया। आपके पास पूरी मशीनरी है, महकमे हैं और फिर भी आप देर लगा रही हैं। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि हजारों लोग सड़कों पर मर रही हैं, मगर आपको फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस ठाकुर की फटकार के बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आश्वासन दिया कि सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से 3 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। पंद्रह अगस्त के दिन लाल किले से भाषण हर प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक मौका होता है। इसका सांकेतिक महत्व गजब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 2 भाषण तथ्य कथ्य और जनता के विश्वास की कसौटी पर सटीक थे। पहले 2 भाषण की बुनावट में वायदे, उपलब्धि और संजीदगी के तत्व थे। सोमवार के तीसरे भाषण के एजेंडे में हालातों पर बोलना मुमकिन है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मध्यकाल चल रहा है। लाल किले से इस बार वे तीसरा भाषण देंगे। इसके बाद इस कार्यकाल में उनको 2 और मौके मिलेंगे। इस लिहाज से इस बार का भाषण सबसे अहम होगा। अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और अगले 2 साल की योजनाओं का लेखा जोखा प्रधानमंत्री पेश करेंगे। इस बार का उनका भाषण पहले दोनों भाषणों से अलग होगा। पहले 2 साल प्रधानमंत्री ने छोटी छोटी बातों पर फोकस किया। उन्होंने अपने पहले भाषण में सफाई का मुद्दा उठाया था। उसके तुरंत बाद 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत हुई, जिसके लिए देश की जनता अब उपकर भी चुका रही है। अब 2 साल बाद उस अभियान के नतीजों के बारे में बताने का समय है। यही बात बाकी सारी योजनाओं के बारे में भी कही जा सकती है, जो प्रधानमंत्री ने पिछले 2 साल में शुरू की हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी सरकार 2 साल में अपनी सारी योजनाओं को सफल बना सकती है, लेकिन यह जरूर बताना होगा कि 2 साल में देश में क्या बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी का मामला दूसरे प्रधानमंत्रियों से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि मोदी के आने से पहले आम लोगों में जिस तरह की तटस्थ और निष्क्रियता का भाव आम लोगों में था, अब वो नहीं है। अभी लोग मोदी के समर्थन या विरोध में बटे हुए हैं। देश का एक बड़ा वर्ग है जिसको उम्मीद है कि मोदी देश की तस्वीर बदल देंगे। ऐसी उम्मीद खुद मोदी ने पैदा की है, इसलिए उनको इसका ध्यान रखना होगा कि छोटी या बड़ी जो भी उम्मीद उन्होंने पैदा की है वह पूरी हो या सरकार उसकी दिशा में बढ़ती रहे। वैसे भी अब नई उम्मीदें पैदा करने या नई दिशा दिखाने का समय नहीं है, बल्कि 2 साल पहले जो उम्मीदें जगाई थी उनका रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। इस लिहाज से इस बार का भाषण बहुत अहम है। इस बार के आजादी दिवस पर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से मोदी के भाषण का एक अहम पहलू यह भी है कि जिन बड़े मुद्दों को उन्होंने जानबूझकर अपने भाषणों से अलग रखा था वे इस बार केंद्र में हैं, और जिस मुद्दे पर उन्होंने पिछली बार देश के लोगों को नसीहत दी थी वह भी भारतीय समाज को परेशान कर रहा है। मोदी कश्मीर और पाकिस्तान पर बड़ी बातें करने से बच रहे थे, लेकिन इस साल के पहले हफ्ते में पठानकोट पर हुए हमले के बाद से यह बड़ा मुद्दा बना है। पिछले भाषण में मोदी ने लोगों से 10 साल के लिए हिंसा त्यागने की बात कही थी, सामाजिक समरसता की बात उन्होंने कही थी, लेकिन उसके तुरंत बाद दादरी की घटना हुई थी और अभी पूरे देश में सामाजिक बिखराव और कई किस्म के उत्पीड़न की खबरें आई हैं। लोग कश्मीर से लेकर पाकिस्तान और देश के भीतर हुई घटनाओं पर सरकार की बात सुनना चाहेंगे। इस बार प्रधानमंत्री की पहल पर 9 अगस्त से ही आजादी दिवस का समारोह शुरू हो गया है। सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं और आजादी दिवस की 70वीं जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ समरसता और सहिष्णुता जैसे मूल्यों का विस्तार भी जरूरी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले के तीसरे मौके पर चर्चा करेंगे। यह बता सकना मुश्किल है कि किस प्रधानमंत्री का लाल किले का भाषण अविस्मरणीय था। नागरिकों की याददाश्त में 15 अगस्त साल भर में आया गया होता रहा। उस नाते लाल किले से भाषण की कवायद सालाना रस्म हो गई है, मगर नरेंद्र मोदी ने संबोधन की छाप छुटाने की पहले भी कोशिश की, इस दफा भी होगी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, सोमवार को प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम से जो संबोधन करेंगे उसमें हाल की घटनाओं, माहौल, इसका क्या क्या कुछ रंग हो सकता है उनमें? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का लाल किले से संबोधन होगा, ये एक तरह से उनके कार्यकाल के तो 2.25 साल ही हुए हैं, लेकिन तीसरा एड्रेस होगा उनका रेड फोर्ट से। तो एक किस्म की मिड टर्म रिव्यू, एनालिसिस, उनका टेक, वो क्या सोचते हैं आगे के बचे हुए कार्यकाल के बारे में, और जनता को किस बारे में वो ज्यादा विश्वास में लेना चाहेंगे, कौन सी चीजें ऐसी रेखांकित करेंगे जो एक तरह से उनकी प्राथमिकताएं नजर आए। तो कुछ बातें तो क्लियर हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहले कुछ भाषणों में, शायद पहले या दूसरे या तीसरे भाषण में जीतने के बाद कहा था कि पॉलिटिक्स आखिरी साल होगी, उससे पहले 3-4 साल गवर्नेंस होगी, विकास होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा देश ऐसा है कि पॉलिटिक्स आप आखिरी साल के लिए छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बीच में उत्तर प्रदेश जैसे, जो दुनिया में देखें तो 6ठा सबसे बड़ा देश हो जाएगा, उसके चुनाव आ रहे हैं। तो राजनीति यहाँ समानांतर चलती है। तो कहीं ना कहीं तो एक पॉलिटिकल स्पीच भी होगी, एक देश के नेता की स्पीच होगी। तो इसमें जैसे उनने पिछले दिनों यहाँ पे एक माहौल बनाया, इस बार चंद्रशेखर आजाद के उस पे गए थे, और कई मिनिस्टर्स भी अलग अलग, वही तिरंगा यात्रा है, और राष्ट्रवाद और एक तरह से एक नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद एक मुद्दा है जिसको
सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह देख सकते हैं आप, तो उस पे एम्फेसिस रहेगा उत्तर प्रदेश के नजरिए में। फिर कश्मीर पे चूंकि वो इस बार इंसानियत, जमहूरियत, वाजपेयी जी की भाषा और पहल लेने की बात की है, उसका क्या रिएक्शन आया है कश्मीर से कि भाई वो अलग किस्म की आजादी सोचते हैं कश्मीरी, क्या उस पे क्या कुछ और इलेबोरेट करेंगे? क्या पाकिस्तान में जिस तरह से राजनाथ सिंह जी के साथ वो हुआ और वो एक तरह से नाराजगी में लौटे, क्या पड़ोसी देश को भी संबोधित किया जाएगा? दलित, अल्पसंख्यक, ये सब मुद्दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस ढंग से प्राइम मिनिस्टर टैकल करते हैं, ये बहुत एक क्रूशियल फेज उनकी सरकार के टाइमिंग के हिसाब से। अगर जनता की उम्मीद या जनता की अपेक्षा, जनता की मनोदशा के हिसाब से सोचे तो वो जनता क्या उनसे सुनना चाह रही है, उस पर क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे? ये अच्छे दिन के मसले पे बारिश तो अच्छी हुई है, बारिश अच्छी हुई है, रूरल इनकम बढ़िया होगी, लेकिन महंगाई दूसरी तरफ वैसी है जो लोगों को, खासकर उस तबके को अच्छे दिन का एहसास नहीं करा रही जैसे कि प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे। नहीं, जनता की मनोदशा में प्रधानमंत्री क्या सोच रहे होंगे, मतलब क्या क्या अपन सोचा जा सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर की अभी तक शैली रही है और उनकी स्टाइल रही है, वो जनता का मन में जो बात चल रही है उसको तो समझते हैं, लेकिन बात वो करते हैं जो वो चाहते हैं कि जनता के मन में चले। सो ऑब्वियसली अगर वो महंगाई पे बात करेंगे तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। वो ऑब्वियसली अच्छी इकोनॉमी की बात करेंगे, दुनिया की क्या हालत है उसके बीच में भारत एक स्टेबल ओएसिस की तरह से खड़ा हुआ है। बारिश इस बार, मॉनसून गॉड्स मेहरबान है इस बार, और ये जो राष्ट्रवाद की जो बात चलाएं, किस तरह से हमें एक और सुपर पावर क्रिएट करना है अगले कुछ सालों में, भारत को उसकी सही जगह दिलानी है। तो मेरे ख्याल से लाल किले से वो ये सब बातें करके और कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता की, कंसेंसस की, इस सब की बात करेंगे, क्योंकि वो कर चुके हैं। लेकिन लोगों को लुभाने वाली, लोक लुभावन, क्या कुछ नई बातें हो सकती, नई घोषणाएं हो सकती, या ऑलरेडी बहुत घोषणाएं हो गई तो उसी का रिपोर्ट कार्ड होगा? मेरे ख्याल से कई बार प्राइम मिनिस्टर ये बात कह चुके हैं कि वो बहुत ज्यादा उस तरह की घोषणाओं में और विश्वास नहीं करते। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ये सरकार काफी कुछ एक इवेंट मैनेजमेंट की भी सरकार है, जिसमें लगातार एक के बाद एक बड़े इवेंट्स होते हैं, तो उससे वो पूरी तरह से हटेंगे नहीं। बट मेरे ख्याल से जो वो चीजें कर रहे हैं उन्हीं पे ज्यादा जोर रख के, उनमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, उनमें किस तरह की और पहल हो रही है। जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि प्राइम मिनिस्टर और इस सरकार के दिल के बहुत नजदीक है, और जो एक अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी काम है अगर वो पूरी तरह से, अच्छी तरह से उसको अमल किया जाता है तो उसकी बात होगी। लेकिन मैं स्पेसिफिक योजनाओं और उससे ज्यादा जो मेरी दिलचस्पी होगी, और मेरे ख्याल से ज्यादातर ऑब्जर्वर्स की दिलचस्पी होगी, जनता क्या चाहती है वो तो बड़ा मुश्किल है समझना, कि वो जो देश के सामने ज्वलंत प्रश्न है जिनकी वजह से देश कहीं ना कहीं विभाजित महसूस करता है, या जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे हमारी नेबरहुड पॉलिसी है, इन सब विषयों पे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि रेड फोर्ट से बड़ा सिंबॉलिक भाषण होता है, वहां से वो किस तरह की बात करते हैं, इसमें हमारी बहुत दिलचस्पी होगी कि वो किस तरह से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक वो टाइम भी आ गया है जब कई लोग प्राइम मिनिस्टर को हमेशा एक पोलराइजिंग फिगर की तरह से देखा जाता था, और प्राइम मिनिस्टर लगातार, जैसे अभी हाल में उनका दलितों पे स्टेटमेंट आया, अपने आप को एक कंसेंसस फिगर की तरह से पेश करना चाहते हैं जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो किस तरह से उस दिशा में और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी मेरी बहुत दिलचस्पी होगी देखने और समझने में। लेकिन फिर ये कि उसमें वो मनोवैज्ञानिक तौर पर उसमें या रिपोर्ट कार्ड में कि हमने ये काम किया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हो या जो आपने ज्वलंत इश्यू बताए, उसके ऊपर सरकार का कोई एक्शन प्लान या रोड मैप या ये हमने किया, ये तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो मामले सभी अभी सवाल ही है उसमें, तो इसलिए वो रोड मैप या किस तरह देखिए, मतलब ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो ये विद्युतीकरण की योजना है, चाहे बैंक अकाउंट्स खुलवाने की बात अगर वो रिपीट करें, चाहे एक अर्थव्यवस्था को एक ऐसे माहौल में जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फिसल रही हैं, हमारा पड़ोसी इतना सुपर पावर इकोनॉमिक चीन माना जाता था, वहां स्थिति थोड़ी सी मुश्किल है, तो डेफिनेटली एक इंडिया एक स्टेबल जगह है, उसको वो हाईलाइट करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये खाली अनाउंसमेंट्स वाली बात नहीं हो सकती, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को रेड फोर्ट एक ऐसा मौका है जहां से एक स्टेट्समैन का भी अप्रोच लेना होता है, और एज अ स्टेट्समैन एक हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक या एक फिलोसफर किंग वाली जो
पहलू होता है किसी भी नेता की शख्सियत में, तो ऐसे मौकों पे वो भी निकल के आता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये सारी बातों का सम्मिश्रण होगा कहीं ना कहीं। जी संजय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।